गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 फागुन में सावन। पाठ पढ़ने से पहले उसका मतलब हमारे लिए जान लेना बहुत ही जरूरी है। फागुन में सावन यानी कि इन दो शब्दों का क्या मतलब है, फागुन और सावन। फागुन आपने सुना होगा, आपके घर पे मम्मी बोलती होंगी, पापा बोलते होंगे, दादा दादी जी हैं, इन सबके मुंह से अक्सर आपने ये दोनों शब्द जरूर सुने होंगे। इनका मतलब है ये हमारे हिंदी महीनों के नाम हैं। जैसे कि इंग्लिश में होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सबसे तो आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन हिंदी महीनों के नाम, ये हमारे हिंदू महीनों के नाम हैं जिन्हें जानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इन्हीं पर आधारित है आज की हमारी कविता। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ने से पहले मैं आपको हिंदी महीनों के नामों के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहला महीना जो हमारे नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, वो होती है चैत्र मास से। चैत्र मास अर्थात मार्च और अप्रैल का महीना जब हमारे नवरात्रे आते हैं, तब से हमारे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है। फिर आता है बैसाख का महीना यानी कि अप्रैल मई। फिर आता है ज्येष्ठ यानी कि मई और जून भरी गर्मी। फिर आषाढ़, जून, जुलाई जब गर्मी भी रहती है और वर्षा ऋतु का आगमन भी हो जाता है। फिर आता है सावन यानी कि श्रावण अर्थात सावन, जुलाई, अगस्त जब वर्षा ऋतु अपनी बौछारों से हमारी धरती को हरा भरा करती है और हमारे मन को सराबोर करती है, हमें गर्मी से राहत दिलाती है। फिर आता है भाद्रपद, जिसको हम भादों का महीना भी जानते हैं। अगस्त, सितंबर, इसमें भी हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं हम, और गणेशोत्सव भी इन्हीं महीनों में मनाया जाता है। फिर आता है हमारा आश्विन का महीना, इसको हम आसुच का महीना भी बोलते हैं, जिसमें आता है, जो किसमें आता है? सितंबर और अक्टूबर में। फिर आता है कार्तिक मास का महीना, अक्टूबर, नवंबर। इन महीनों में हम दुर्गा पूजा करते हैं और दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है मार्गशीर्ष अर्थात मंगसर का महीना, नवंबर, दिसंबर। फिर आता है पौष, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर एंड जनवरी। उसके बाद आता है माह का महीना, जनवरी, फरवरी। और फिर आता है हमारा फागुन यानी होली खेलने का महीना, फरवरी और मार्च। तो अब आप बच्चों भली भांति परिचित हो गए होंगे हमारे हिंदू महीनों के नामों से। एक बार फिर दोहराते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो आज मैं कविता में आपको इसी बारे में बताऊंगी जो लेखक ने इन्हीं दो महीनों पे आधारित लिखी है, फागुन में आया सावन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फागुन में सावन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। ये बहुत ही अच्छे कवि रहे, शिक्षाविद रहे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कहानियां लिखी, कविताएं लिखी और इन्हें इसके लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया। पद्मश्री के अतिरिक्त इन्होंने पद्म भूषण व अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनका जन्म 1915 में हुआ और इनकी मृत्यु 2002 में हुई। तो चलिए इनके द्वारा रचित पढ़ते हैं हम कविता, देखते हैं कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा हमें बताया है कि जब असमय यानी कि बिना समय के कोई चीज हमें मिल जाती है तो उसकी खुशी किस प्रकार होती है और उसका आनंद किस प्रकार उठाया जाता है। जैसा कि अभी हमने महीनों के नामों के द्वारा जाना कि जो फागुन है वह महीना होली के लिए जाना जाता है। उसमें बसंत बयार चलती है, बयार यानी हवा चलती है, खुशबूदार मौसम होता है चारों तरफ और हर कोई मस्ती से सराबोर रहता है। इसके विपरीत सावन का मौसम भी हमें मस्ती से सराबोर करता है, लेकिन अपनी ठंडे जल के द्वारा, अपनी बौछारों द्वारा हमारे मन और मस्तिष्क को सुकून देता है और हमें मस्ती से भिगो देता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं कविता के माध्यम से। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। कवि कह रहे हैं कि फागुन में सावन कैसे आ गया, क्योंकि सावन जो है वो तो वर्षा ऋतु का महीना है
और जो हमारा फागुन है वो होली और वासंती बयार का मौसम है, और मेनली जो है ये पतझड़ के लिए जाना जाता है, जिसमें जो वृक्ष हैं वो अपने पुराने पत्ते छोड़ देते हैं और नए पत्तों के आने का समय होता है। सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल। यानी कि जो सुबह है वो तो धूल उड़ रही थी, आंधी चल रही थी, पर शाम को अचानक ही बादल घिर आए हैं, जिसको देखकर मन प्रसन्न, जो मन है वो प्रसन्न हो गया है। वासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल। वासंती रातें यानी कि जो ठंडी ठंडी हवा चलने वाला मौसम होता है, खुशबूदार मौसम होता है, उसमें एकदम से किन आंखों का जल बरस गया। कौन आज इतना खुश है कि खुशी के मारे आंसू छलक पड़े हैं। पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन। यानी कि जो पतझड़ का समय है, जब पेड़ अपने पुराने पत्ते उतार कर नए पत्तों जो हैं वो खिल जाते हैं, उसमें पुलक उठा यौवन। यानी कि जो हमारी जो ब्लूमिंग स्टेज है, अधखिली जो स्टेज होती है, जिसमें हम प्रॉपरली ब्लूम कर रहे होते हैं, खिल रहे होते हैं अपनी यौवन अवस्था में आने के लिए, उसमें जो ये है हमारा नंगी डालों में जो पत्तियां हैं वो खिल गई हैं, वो भी खुश हो गई हैं। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो पेड़ है उसने पूरी तरह पत्तियां गिरा दी, अपनी पुरानी पत्तियां गिरा दी हैं, और छोटी छोटी प्यारी प्यारी कोमल पत्तियों ने अपना आना शुरू कर दिया है। आज कहां से फिर आप पहुंचा फागुन में सावन की। फागुन में सावन किस प्रकार आया और उसके आने के बाद अब क्या होता है, अब देखते हैं। सौंधी सौंधी मिट्टी नहीं, वर्षा से, जो फागुन में वर्षा हुई है उसके कारण मिट्टी जो है वो उसने गंध फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से प्यासी थी, और जब प्यासी धरती को बहुत समय बाद पानी मिलता है तो उसमें एक बहुत ही सौंधी सौंधी यानी भीनी भीनी खुशबू उत्पन्न होने लगती है, जो वातावरण को सुगंधित कर देती है। गमक उठा उपवन, और जो हमारा गार्डन एरिया वो भी खिल उठा। बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सिरहन, और जो आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं उसको देखकर धरती भी जो है वो कांप गई है। सिरहन यानी कांप जाना, इन सबको देख के धरती जो है वो कांप गई। होली में कजली गाने को ललचाया मन। कजली सावन में गाया जाने वाला एक गीत है, जिसको हम अक्सर सावन में ही गुनगुनाते हैं, लेकिन वर्षा देखकर हमारा जो मन है वो होली के समय पे भी कजली गाने को करने लग गया है। आज कहां से फिर आया फागुन में सावन। हरियाली का स्वप्न, स्वप्न अर्थात सपना, थिरकने लगा पुतलियों में। यानी हमारी आंखों में जो है वो दोबारा हरियाली का सपना जो है वो नाचने लग गया है। थिरकने लग गया यानी कि नाचने लग गया है कि एक बार फिर हमें हरियाली देखने को मिलेगी। जिस प्रकार हमें सावन में चारों तरफ अपने आसपास हरा भरा देखने को मिलता है, उसी प्रकार वर्षा आने से यानी कि बारिश आने से हमारे मन में एक बार फिर आस हो उठी है कि हमें इस समय भी जो है वो हरियाली देखने को मिलेगी। अलियों का उन्माद, यानी कि अलियों यानी भौरे, उन्माद यानी मस्ती, और जो भौरे भी हैं उनकी मस्ती भी शुरू हो गई है। वो भी बहुत ही खुश हो गए हैं, उन्होंने भी अपना गुंजान यानी भौरों का स्वर जो है गुंजान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब भंवरे भी बहुत खुश होते हैं, मस्त होते हैं और रसपान करना चाहते हैं, फूलों का रस पी, जो उनका खाना है फूलों का रस जब पीना चाहते हैं तो फूलों के चारों ओर आके गुंजान करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी बहुत खुश हो गए हैं, उन्होंने भी फूलों के आसपास डेरा डालना शुरू कर दिया है। कि शोखी आई कलियों में, क्यों खुश है भंवरे कि जो फूल हैं वो भी खिलने को तैयार है, उनमें भी शोखी आ गई है, उनमें भी एक नयापन आ गया है कि हम जल्दी से खिल जाएं। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा। तपन यानी कि जलन, वर्षा के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो गीले होने का मतलब है वो जलन के बिना क्या है। इसी प्रकार जीवन साधना के लिए भी तपन शब्द यूज किया जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं कि जब तक हम कोई तपस्या नहीं करते या हमें जलन महसूस नहीं होती या हम कठिन साधना से नहीं गुजरते तो हमें सफलता का मूल्य नहीं पता चलता। इसी संदर्भ में कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा। जब तक हम नहीं तपते, गर्मी से त्रस्त नहीं होते, जलन नहीं होते, तो हमें
पानी की ठंडक का एहसास नहीं होता। उसी प्रकार जब तक हम काफ़ी सारी बाधाएँ अपने जीवन में नहीं झेल लेते या तपस्या नहीं कर लेते किसी को चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो उस फल का एहसास, उस फल के स्वाद का एहसास हमें नहीं होता। जीवन धन रस घन, जो जीवन है वो भी इसी प्रकार है। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। तो कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि असमय जो आनंद प्राप्त होता है उसकी खुशी कितनी होती है, लेकिन फिर भी लोग इस समय ऐसी चीजों को देखकर या तो इसे चमत्कार मानते हैं या फिर कोई कुप्रभाव मानते हैं कि प्रकृति हमें जो है वो कोई पाप दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ और ही है और इसे हमें इसका आनंद उठाना चाहिए। तो हम अब इसके करेंगे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो चलिए करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ, पहला है पुलक, अर्थात प्रसन्न। दूसरा है गमक, अर्थात महक। तीसरा सिरहन, अर्थात कपकपी, कांप जाना। फिर चौथा है कजली। मैंने आपको बताया था सावन में गाया जाने वाला, सावन में गाया जाने वाला गीत। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है स्वप्न, अर्थात सपना। सिक्स्थ है अलियों, अर्थात भंवरे। फिर है उन्माद, यानी मस्ती, मस्ती करना। और लास्ट है हमारा तपन, यानी कि जलन या गर्मी। एक बार फिर देखिए, पुलक प्रसन्न, गमक महक, सिरहन कंपकपी, कजली सावन में गाया जाने वाला एक गीत, स्वप्न सपना, अलियों भांवरों, उन्माद मस्ती, तपन जलन या गर्मी। लास्ट है हमारा तपन, जलन या गर्मी। ठीक है, अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न। अब हम करते हैं मौखिक प्रश्न। पहला, मिट्टी कब महक उठी? उत्तर, फागुन में सावन की
बौछारों से मिट्टी महक उठी। दूसरा है वर्षा होने से आसमान में क्या हुआ? उत्तर वर्षा होने से आसमान में बिजली कौंधी। चलिए एक बार फिर देखिए, मिट्टी कब महक उठी? फागुन में सावन की बौछारों के कारण मिट्टी महक उठी। वर्षा होने से आसमान में क्या हुआ? वर्षा होने से आसमान में बिजली कौंधी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बसंत ऋतु में प्रकृति कैसी दिखती है? बसंत ऋतु में पेड़ अपने पुराने पत्ते छोड़ते हैं, अर्थात पत्तियां गिरना प्रारंभ होती हैं। वे नई नई ताजी कोपलें फूटने लगती हैं। बसंत ऋतु में प्रकृति कैसी दिखाई देती है? बसंत ऋतु में पेड़ अपने पुराने पत्ते छोड़ते हैं, अर्थात पत्तियां गिरना प्रारंभ होती हैं। वे नई नई ताजी कोपलें फूटने लगती हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो पेड़ हैं वो बहुत ज्यादा हरे भरे नहीं होते हैं और छोटी छोटी पत्तियां उन पे उगने लगती हैं। अब हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, सुबह उड़ी थी, क्या उड़ा था? पहला है धूल, दूसरा है मिट्टी और तीसरा है पहला व दूसरा दोनों। तो इसका उत्तर होगा इसका सही उत्तर है पहला धूल। लेखक ने कहा है, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल। दूसरा है
सौंधी सौंधी महकी। पहला पट्टी दूसरा मिट्टी और तीसरा है कली। सौंधी सौंधी महकी मिट्टी, इसका सही उत्तर है मिट्टी। और तीसरा देखेंगे, इस कविता के कवि हैं पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा राहुल सांकृत्यायन और तीसरे हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसके सही उत्तर क्या है? शिवमंगल सिंह सुमन। एक बार फिर देखते हैं। सुबह उड़ी थी धूल, सौंधी सौंधी महकी मिट्टी। रामधारी सिंह, सॉरी, इस कविता के कवि हैं, कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हरियाली डैश डैश में डैश की डैश में तपन बिना डैश धन। चलिए देखते हैं, पंक्तियां पूरी करते हैं। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में। यहाँ आएगा अलियों का उन्माद, यानी बहुरे क्यों खुश हैं, क्यों मस्ती कर रहे हैं? कि शोखी आई कलियों में, जो कलियां हैं वो खिलने को तैयार हैं कलियों में। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन जीवन धन रस धन। फिर देखेंगे, हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में, तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन रस धन। करते हैं प्रश्न 3, सही मिलान कीजिए। पहला है
शाम को घिर आए। फिर है ख, सौंधी सौंधी मिट्टी। फिर है गमक उठा। नेक्स्ट थिरकने लगा। पुतलियों में। और फिर लास्ट है होली में कजली। होली में कजली गाने को। अब देखते हैं उसके ऑप्शंस क्या हैं। इसके ऑप्शंस हैं अलियों का उन्माद, दूसरा है उपवन, तीसरा बादल, चौथा ललचाया मन, और अंतिम महकी। चलिए देखते हैं। शाम को घिर आए बादल, यानी कि बादल पे हम लिखेंगे क। ये है सही उत्तर क का। फिर है सौंधी सौंधी मिट्टी, अलियों का उन्माद, उपवन, ललचाया मन, महकी। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, तो ये ऑप्शन है ख का, इसका सही उत्तर है। गमक उठा, क्या गमक उठा? अलियों का उन्माद, ललचाया मन, नहीं, उपवन। तो यहां हम लिखेंगे ग। फिर है थिरकने लगा पुतलियों में, क्या थिरकने लगा पुतलियों में? अलियों का उन्माद। इसके बाद की जो लाइन है वो है अलियों का उन्माद। थिरकने तो हमारा मन किस लिए लगा था? हरियाली का स्वप्न देखने के लिए। और फिर है होली में कजली गाने को ललचाया मन। एक बार फिर से देखेंगे। शाम को घिर आए बादल, सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन, थिरकने लगा पुतलियों में, अलियों का उन्माद, होली में कजली गाने को ललचाया मन। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। चलिए देखिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, फागुन में सावन आने पर क्या होता है? फागुन में
सावन आने पर मन खुशी से झूम उठता है। चारों तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती है। हमारा मन हरियाली के सपने देखने लगता है। वे होली में ही कजली गाने को मन करता है। जबकि होली के समय हम धमाल में मस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी सावन में गाया जाने वाला गीत जो है कजली गाने को मन करता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। फागुन में सावन आने पर क्या क्या होता है। फागुन में सावन आने पर मन खुशी से झूम उठता है। चारों तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती है। हमारा मन हरियाली के सपने देखने लगता है। वह होली में ही कजली गाने को मन करता है। प्रश्न 2, वर्षा होने पर उपवन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर 2, वर्षा होने पर उपवन जो है, उपवन में कलियों पर भौरे मंडरा रहे हैं और चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू से उपवन महक उठा है। वर्षा होने पर उपवन पर क्या प्रभाव पड़ा। वर्षा होने पर उपवन में कलियों पर भौरे मंडरा रहे हैं और चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू से उपवन महक उठा है। प्रश्न 3, तपन के बिना
किसका मूल्य नहीं है। जिस प्रकार तपस्या के बाद मिलने वाले फल से हमें सुख और खुशी की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जलन होने पर या गर्मी से त्रस्त अर्थात बेचैन, गर्मी से त्रस्त होने पर हमें वर्षा या जल की महत्ता का पता, जल के मूल्य का पता चलता है। तपन के बिना किसका मूल्य नहीं है। जिस प्रकार तपस्या के बाद मिलने वाले फल से हमें सुख या खुशी की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जलन या गर्मी से त्रस्त होने पर हमें वर्षा या जल के मूल्य का पता चलता है कि वो किस प्रकार हमें ठंडक देता है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर खत्म हुए और आपको इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कविता आपको पता चल गया होगा कि असमय मिलने वाली खुशी से हम किस प्रकार आनंदित होते हैं और ये प्रकृति की नेमतें हैं जिनका हमें आनंद उठाना चाहिए।